भाइयों, अब हम अपने घर से निकल रहे हैं सुल्तानपुर से। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन हम लोग 3 बजे उठे हैं। ये हैं सुश्रुत तिवारी, कह रहे थे कि मुझे आप जगह देना और ये मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं। आप लोग तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम आज जो है सुल्तानपुर से केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। करीब 1100 किलोमीटर की राइड है। और ये दिख रहे हैं टेक्निकल अंकुर, इनका परिचय हम बाद में देंगे। और एक अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, सो रही हैं, मिस दबंग, ठीक है ना, ये अभी सो रही हैं लेकिन बीच बीच में जग रही हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना, भगवान का प्रार्थना करके निकलते हैं। ये मुझे कुछ गिफ्ट दे रही हैं। बताओ आप जाते ना, ये क्यों जा रहे हैं, मतलब ये क्यों जा रहे हैं? चलो ठीक है, ये पूछ रहे हैं क्यों जा रहे हैं, साथ में रहेंगे वो हमारे, ये कुछ दे रही हैं, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से दे दो भाई, ठीक, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक होगी। चलो ठीक है, चलो हमारे रिगार्डिंग कर लें। हम निकल रहे हैं केदारनाथ, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से केदारनाथ की तरफ। ये इसके लिए मैंने जो है, मेरी ये बुलेट है रॉयल एनफील्ड, और मैंने इस बुलेट का एकदम अभी लिया था सिर्फ केदारनाथ जाने के लिए, हाल ही में लिया है। इससे हम अपनी सवारी चालू करते हैं और हम निकलते हैं केदारनाथ की तरफ। करीब 1100 किलोमीटर की यात्रा है लगभग। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मौसम बहुत सुहावना है। आप देख रहे हैं काले काले बादल छाए हुए हैं, हल्की जो है फुहार पड़ रही है। आगे टोल टैक्स आने वाला है, लेकिन बाइक का यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। चलिए अब सुल्तानपुर का इतिहास जान लेते हैं। वैदिक काल के बाद या उत्तर वैदिक काल के बीच में यह क्षेत्र कुशकाश नामक औषधि के कारण बहुत विश्वविख्यात था। यहाँ पर कुशकाश बहुत पाया जाता है, जिसका बाद बनता है। इसी कारण इसका नाम जो है कुशभवनपुर या कुशपुरी या कुशपुरावती मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम के छोटे पुत्र कुश ने इसको जो है बसाया था, पर ऐसा नहीं है। ये कुशकाश के कारण जो है बहुत फेमस जगह थी, और आयुर्वेद में इसकी एक दवा बनती है कुशकाश से मिलाकर, जिसे तृण पंचमूल कहते हैं। वो किडनी की बीमारियों के लिए और एसिडिटी के लिए यूज होती है। कुशभवनपुर वास्तव में एक सराय था, सुल्तानपुर बाद में इसका नाम दिया गया है। यह शहर या यूँ कहे यह क्षेत्र जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पर सई नदी बहती है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है शायद।
इन दोनों क्षेत्र में होने के कारण इसका जो है एक बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि एक तरफ काशी को जोड़ता था, दूसरी तरफ प्रयागराज को, तो तीसरी तरफ लखनऊ को और चौथी तरफ अयोध्या को। इसलिए यह क्षेत्र हमेशा सराय के रूप में विख्यात था, यानी जो यात्रीगण थे वो आते थे और यहाँ पर रात्रि विश्राम करते थे। थोड़ी दूर पर सुल्तानपुर के आगे इसीलिए एक जगह है जिसे मुसाफिर खाना कहा जाता है, जहाँ पर मुसाफिर रुकते थे। यह क्षेत्र बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली क्षेत्र था। यहाँ से तमाम लोग अच्छे अच्छे विद्वान पैदा हुए थे। मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उनको खासी सफलता नहीं मिली, लेकिन जब खिलजी वंश आया तो खिलजी वंश ने क्या किया, यहाँ के जो क्षत्रिय थे उनको कन्वर्टेड करना शुरू कर दिया। और कन्वर्टेड करने के बाद उस समय यहाँ पर राजा नंदभर का शासन था। इन कन्वर्टेड लोगों ने लास्ट में क्या नाम है कि खिलजी वंश के लोगों के साथ मिलकर उनको बेरहमी से या यूँ कहे कत्ल कर डाला। और बाद में यहाँ के लोगों ने खिलजी वंश के लोगों को भाले सुल्तान नाम संज्ञा दी। इस भाले सुल्तान के बाद इसका नाम सुल्तानपुर जाने लगा। बाद में जब ये कन्वर्टेड लोग खिलजी वंश की समाप्ति के बाद ये कन्वर्टेड लोग वापस अपने धर्म में आना चाहे तो जो संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू थे उन्होंने विरोध किया, जिसके कारण कन्वर्टेड लोगों के बीच में, कन्वर्टेड मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में मतभेद के साथ साथ मनभेद पैदा हो गया। कहा जाता है कि आगे चल के यह मतभेद और मनभेद इतना बढ़ा कि इन्होंने यहाँ पे बाबर को बुला लिया। सुल्तानपुर के क्षेत्र में बाबर बहुत लंबे टाइम तक रहा और उसने बड़ी बारीकियों से इस क्षेत्र को समझा और आगे चल के अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर तक उसने काफ़ी तबाही मचाई थी। सुल्तानपुर से सुबह हम लोग 5:30 बजे निकले थे और लखनऊ पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि अब थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लिए जाए। इसके लिए हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा मंगाया और ब्रेड पकौड़ा काफ़ी टेस्टी था, उसे हम लोग खाए। खाने के बाद ये तय हुआ कि एक बार ब्रेड पकौड़ा वाले भैया का इंटरव्यू भी ले लिया जाए। लगे हाथ भाई साहब ने बड़े चाव से अपने दुकान के विषय में बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से उनके यहाँ ब्रेड पकौड़ा बनता है। बहरहाल ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद अब हम लोग निकलेंगे हरदोई की तरफ। हरदोई एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। इसका संबंध बिल्कुल सुल्तानपुर की तरह वैदिक काल, प्राचीन काल से है। और इस समय हम हरदोई की पावन ज़मीन पर चल रहे हैं। हरदोई एक प्राचीन शहर है जिसका वैदिक कालिक महाभारत कालीन इतिहास है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसके नाम के पीछे 2 कहानियाँ हैं। हरद्रोही कहा जाता है कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप का शासन था जो हरि का द्रोही था और उसी के नाम से इसका नाम हरद्रोही बना और बाद में आगे चल के यह हरिद्रोही बन गया। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पर भगवान का हरि का 2 बार अवतार हुआ था। एक बार भगवान वामन के रूप में और दूसरा भगवान नरसिंह के रूप में। इस प्रकार दो प्रकार के अवतार के कारण इसका नाम हरदोई पड़ा। बहरहाल जो भी हो, इसके आगे हरदोई के बाद अगर हम बात करें तो हरदोई के ठीक पहले एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है सांडीला। कहा जाता है कि सांडीला एक ऐसी जगह थी जिसने मुस्लिम आक्रांताओं को धूल चटा दी थी। मुसलमानों ने बहुत कोशिश किया पर सांडीला को कभी जीत नहीं पाए, क्योंकि सांडीला में उस समय खासकर खिलजी वंश के समय और उसके पहले वहाँ पर जो है राजपासी वंश का शासन था और यह वंश इतना शक्तिशाली या यूँ कहे इतना पावरफुल था कि इसके सामने मुस्लिम आक्रांता पानी भरते थे। सांडीला एक ऐतिहासिक जगह है जो कि हरदोई से थोड़ा पहले पड़ती है, हरदोई और लखनऊ के बीच में पड़ती है। तो ये तो रही पूरी कहानी हरदोई की। बाद में आगे चल के महाभारत काल में कहा जाता है कि पांडव यहाँ पे आए थे। इसके अलावा यहाँ पर भगवान राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण का भी शासन काल रहा है। तो हरदोई अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत लिए हुए है। कभी इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस समय हम अब हरदोई के आगे शाहजहाँपुर ज़िले में चल रहे हैं। शाहजहाँपुर ज़िले का प्राचीन नाम अंगदिया था। अंगदिया शायद लक्ष्मण के पुत्र के नाम पर है, जिन्होंने इस देश का या यूँ कहे कि उस समय अंगदिया राज्य का गठन लक्ष्मण के पुत्र ने किया था।
और दुर्भाग्य से आज इसे शाहजहाँपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ष 1664 में नवाब बहादुर खान ने अंगदिया का नाम बदलकर शाहजहाँपुर कर दिया था। तो इस बात से जाहिर है कि त्रेता युग में इस देश या यूँ कहें कि इस शहर का बहुत बड़ा महत्व था। वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक शाहजहाँपुर यानी अंगदिया का एक अलग ही रोल रहा है। अगर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे पुत्र लक्ष्मण के पुत्र ने इसे बसाया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पहले भी इसका अस्तित्व था। शाहजहाँपुर का महाभारत काल में यानी अंगदिया का बहुत बड़ा रोल था। कहा जाता है कि महाभारत के इतने बड़े युद्ध में जो हथियारों की सप्लाई यानी जो धनुष बाण और जो तीर बनते थे, संभवतः शाहजहाँपुर यानी अंगदिया और हरदोई के आसपास ही बना करते थे। तो इसके विषय में बस मुझे इतना ही कहना है कि शाहजहाँपुर के विषय में फिर से कभी कोई वीडियो बनाएंगे। अभी इस समय हम शाहजहाँपुर में चल रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूरे रोड पर पानी पानी हो गया है और हम लोगों को शाहजहाँपुर से आगे निकलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मित्रों, धीरे धीरे हम लोग शाहजहाँपुर से बरेली की तरफ बढ़ रहे हैं। बरेली का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और महाभारत अगर आपने देखा है तो महाभारत में आता है पांचाल देश, जहाँ की द्रौपदी रहने वाली थी। अगर वैदिक काल में अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो वैदिक काल में आपने प्रसिद्ध दासराक युद्ध का वर्णन सुना होगा, जिसका संबंध इसी पांचाल देश से था। प्राचीन भारत में जब हर्षवर्धन के समय जब यहाँ पर ह्वेनसांग आया था तो उसने इसका वर्णन किया है और बताया है कि यह बहुत वैभवशाली क्षेत्र था। यह दो भागों में बटा था, एक उत्तरी पांचाल, दूसरा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐक्षत्र थी, जो कि बहुत प्रभावशाली और वैभवपूर्ण थी। इस क्षेत्र का हमेशा से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान रहा है। कहा जाता है कि यहाँ की जो बांस की प्रजाति होती है वह विश्व स्तरीय होती है। बरेली अपने आप में ढेर सारा इतिहास छिपाए हुए है, जिसका संबंध चाहे ऋग्वेद से हो, चाहे महाभारत से हो या फिर रामायण से। आधुनिक समय में इस इतिहास को आधुनिक पीढ़ी से छिपाया गया है। हमारा प्रमुख कार्य ये है कि इस छिपी हुई बातों को उजागर करना, ताकि आने वाली जनरेशन इसे जान सके। अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए सुल्तानपुर से निकलते हुए हम लोगों को शाम हो गया है, और यहाँ पर मेरे छोटे भाई ने गेस्ट हाउस बुक करा दिया है ताकि हम लोग यहाँ पर रात में रुक सकें। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो मैं पहुँच सकता हूँ 2-3 घंटे में हरिद्वार, लेकिन बेहतर यही होगा कि आज रात में विश्राम करके कल सुबह फिर से हरिद्वार के लिए निकला जाए।